नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल एग्जाम पर। आज हम जिस विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है कोयला। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पेपर की पोस्टमार्टम सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। आपको मेरा उद्देश्य ये है वो तरीका बताना जिससे सिलेक्शन लिया जाता है। अक्सर मैंने लड़के देखे हैं और कई छात्र ऐसे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं जम के, लेकिन उनके तैयारी करने के तरीके में थोड़ी त्रुटि होती है जिससे उन्हें ज़्यादा वक्त लग जाता है। सक्सेस तो आप किसी भी तरीके से तैयारी करो, सक्सेस आपको मिलनी है अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक रास्ता सीधा होता है जो दूसरे के अनुभवों से होकर गुजरता है। मान लीजिए मुझे किसी सफलता को लेने में 5 वर्ष लगे और मैं उसी सफलता को आपको आसानी से अपना अनुभव शेयर करके 1 साल में दिलवा सकता हूँ। और अगर आप चलेंगे स्वयं से फिर भी आपको मिल जाएगी। हो सकता है 4 वर्ष लगे, हो सकता है 5 वर्ष लगे, हो सकता है 7 वर्ष लगे। तो मेरा जो तरीका रहा है पढ़ने का, या जो मैं तरीका इस्तेमाल मैंने किया पढ़ने का, वो ये है कि मैं क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करता हूँ। मानिए PCS 2025 का पेपर हुआ, तो PCS 2025 में जो प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया है उस चैप्टर से मेरा कोई क्वेश्चन शेष नहीं रहना चाहिए। उस चैप्टर को ही मैं क्लियर कर लेता हूँ पूरे तरीके से। तो उसी को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। और आज मैं भारत के कोयला संसाधन क्षेत्र, भारत के जो कोयला क्षेत्र हैं, खदानें हैं, उनके बारे में बात करूंगा आपसे। इससे PCS में क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को भी मैं बाद में दिखाऊंगा। और फिर आप देखेंगे कि अगर हम इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं, इसका मतलब ये है कि वीडियो हमारे काम की है और हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने चैनल का नाम ले रखा है रियल एग्जाम, और ये .in मेरी इससे realexam.in नाम से वेबसाइट भी है। आप चाहें तो अपने प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम का पेपर की तैयारी कर सकते हैं। TGT PGT से लेकर के आपका IAS तक, PCS तक पुराने सारे पेपर जितने प्रीवियस हुए हैं वो पड़े हुए हैं इस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत के खनिजों में हम कोयला के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फैक्ट मैंने यहाँ लिखे हैं वो हम जानते चलेंगे। तो हमारी जो व्यावसायिक ऊर्जा खपत है उसमें सबसे अधिक योगदान जो है किसका है? कोयले का है, सर्वाधिक योगदान है। कोयले का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना काल में। जो दबी हुई वनस्पतियां थीं, जो प्राचीन बड़े बड़े पेड़ थे, वो हमारी पृथ्वी के नीचे दब गए और दबने के बाद में ऑक्सीजन से उनका संपर्क टूटा और उसके बाद में वो कोयले में परिवर्तित हो गए, कार्बनिक रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये भारत में मुख्यतः कहाँ है? गोंडवाना युगीन शैलों में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोयला मुख्यतः किन शैलों में पाया जाता था? गोंडवाना युगीन। तो भारत में गोंडवाना प्रकार की चट्टानें किधर की तरफ हैं, ये भी हम आपको मैप पे आगे दिखाएंगे। तो भारत में 2 प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, एक तो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में, दूसरा टर्शरी प्रकार की चट्टानों में। टर्शरी प्रकार की चट्टानों में या तो अधिकतम उच्च कोटि का कोयला होगा या फिर निम्न कोटि का कोयला, और उसके बारे में हम बता देंगे। मध्यम कोटि का कोयला जो होगा वो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा। और वो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में कौन सा कोयला होता है? विटुमिनस कोयला होता है, विटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। और भारत में 98% भाग जो है हमारा विटुमिनस प्रकार के कोयले का ही है। जबकि टर्शरी क्रम की चट्टानों में या तो एंथ्रासाइट कोयला पाया जाएगा जो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, या लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला जो है वो कारगिल क्षेत्र में, उधर की तरफ आप उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में कारगिल क्षेत्र में जाएंगे तो एंथ्रासाइट कोयला पाया जाएगा। यही कारण है कि अगर हम और उधर ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, हिमालय से उत्तर की तरफ बढ़ जाते हैं चाइना में, तो चाइना में एंथ्रासाइट प्रकार का उच्च कोटि का कोयला ही पाया जाता है। भारत में बाकी शेष कोयला 98% हमारा जो कोयला है विटुमिनस प्रकार का है। 2% कोयला किसका पाया जाता है? या तो एंथ्रासाइट प्रकार का जो मैंने कारगिल क्षेत्र में बताया बहुत नाम मात्र के लिए, या फिर लिग्नाइट कोयला है जो तमिलनाडु क्षेत्र में या साउथ में पाया जाता है। ठीक है। एक और फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में विद्युत उत्पादन का लगभग 67 भाग कोयले से होता है। यानी हम ताप विद्युत गृहों में 67% कोयले की जो विद्युत उत्पादन होता है हमारा, जो विद्युत का 67% उत्पादन होता है वो कोयले से ही होता है। हम ताप विद्युत गृहों में कोयले का इस्तेमाल करते हैं और उससे बिजली का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादित कोयले का लगभग 77% हम कहाँ कर देते हैं? ताप विद्युत गृहों में खपा देते हैं। और 67% जो हमारा होता है वो ताप विद्युत से ही बिजली का उत्पादन होता है। और बाकी जो है हमारे पास और भी स्रोत हैं, नवीन ऊर्जा स्रोत होते हैं। जैसे मैं बताऊं, पवन चक्की है, पवन चक्की के बाद में पानी से जल विद्युत है, इस प्रकार के स्रोत भी हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत भी है। अब हम कोयले के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो कोयला मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सबसे पहला कोयला है एंथ्रासाइट कोयला। यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, सबसे बढ़िया उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है। याद रखिएगा, क्योंकि ये कार्बन की मात्रा पूछी जाती है। आपसे स्पष्टता मिलान के लिए भी पूछ सकता है चारों प्रकार के कोयलों में
विलान के लिए भी पूछ देगा, या फिर आपसे ये पूछ देगा केवल क्वेश्चन अगर वन लाइनर बनाएगा तो कि एंथ्रासाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयले का गुण होता है कि जलाने पर बहुत कम धुआं देता है, ना के बराबर धुआं छोड़ता है और ऊष्मा अत्यधिक पैदा करता है। एंथ्रासाइट कोयला कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में, भारत के अगर मैं बात करूं तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जब हम विश्व के कोयला क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे कि विश्व में मैप पे कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत जो है एंथ्रासाइट कोयले का आयात भी करता है। दूसरे प्रकार का कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। 55 से 80% तक इसका कार्बन प्रतिशत होता है इसमें। ये याद रखिएगा, कार्बन प्रतिशत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है बिटुमिनस प्रकार का होता है। 98% कोयला जो है भारत में बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की जो सेलें हैं, जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम का जो क्षेत्र है उसमें ये बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यानी गोंडवाना क्रम के बारे में हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये पाया जाता है। और यही भारत का, पूर्वी भारत ही कोयले के दृष्टिकोण से समृद्ध है। जब हम मैप का अध्ययन कर रहे होंगे आगे तब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये पूर्वी भारत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है, उसमें ही हमारा सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तीसरे प्रकार का कोयला होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला तीसरे प्रकार का होता है और इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 40 से 55% तक होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला जो पाया जाता है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में पाया जाता है। लगभग 79% जो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करता है वो तमिलनाडु ही करता है। और चौथा कोयला जो होता है पीट कोयला, ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। कार्बन का प्रतिशत इसमें 40% तक होता है और ये जलाने पर धुआं ज़्यादा पैदा करता है और ऊष्मा कम पैदा करता है। इसे हम पीट कोयला कहते हैं। अब भारत के राज्यों की स्थिति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो तरीके से स्थितियाँ पूछी जाती है। एक तो उत्पादन के आधार पर, यानी प्रतिवर्ष कौन सा राज्य कितना उत्पादन कर रहा है। दूसरा भंडारण के आधार पर, यानी किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा भंडारण सुरक्षित है। तो यहाँ समझिए, झारखंड सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पर उत्पादन करता है, उड़ीसा थर्ड नंबर पर उत्पादन करता है और पश्चिम बंगाल फोर्थ नंबर पर उत्पादन करता है। जबकि अगर मैं भंडारण के विषय में बात करूं तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा भंडारण है छत्तीसगढ़ के पास। लोहे जो हमारा कोयला है उसकी सर्वाधिक सुरक्षित खाने जो हैं भंडारण के माध्यम से उसकी छत्तीसगढ़ के पास है। और सबसे सेकंड नंबर पर जो है उड़ीसा के पास है और सबसे लास्ट नंबर पर झारखंड के पास है। तो आप यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसके पास भंडारण क्षमता सबसे कम है, उसके पास खदानों में कोयला जो है काफ़ी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्पादन क्षेत्र में अगर मैं केवल खदानों की बात करूँ कि कौन सी खदान सबसे अधिक उत्पादन करती है, तो यहाँ ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। सबसे पहले नंबर पर है झरिया क्षेत्र। झरिया क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और रानीगंज दूसरे स्थान पर उत्पादन करता है। तलचर क्षेत्र तीसरे स्थान पर उत्पादन करता है। ये मैं आपको तब भी बताऊंगा जब मैं झरिया क्षेत्र कहाँ पर है, रानीगंज कहाँ पर है और तलचर क्षेत्र कहाँ पर है। कई बार तलचर को तालीचर भी बोला जाता है, ठीक है ना। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि कोयले की नदी घाटियाँ भी पूछ ली जाती हैं, तो नदी घाटियों को याद करना आवश्यक है। अभी मैं आपको ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ, फिर मैं अभी लास्ट स्लाइड में आपको मैप में समझा दूंगा, तो इससे ये आसानी से आपकी हो भी जाएंगी। इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक बार मैप रीड कर लिया तो आप खुद ही बता देंगे। आपको केवल कोयला क्षेत्र याद करनी है, फिर उसके बाद आप बता देंगे कि ये कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है। कभी कभी ये मैचिंग के लिए भी पूछ लेता है और सामान्यतः भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले आइए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। तो दामोदर नदी घाटी मुख्य रूप से कौन कौन से में? झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसी नदी घाटी क्षेत्र में क्या है? रानीगंज कोयला क्षेत्र पड़ता है। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है रानीगंज, जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ से लगभग 35% जो है हमारे देश का कोयला उत्पादन होता है और ये सबसे पुराना क्षेत्र भी है। रानीगंज कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज के लिए फैक्ट याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइए दूसरा है इसके अंतर्गत झरिया कोयला क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड के धनबाद क्षेत्र में पड़ता है। और झरिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और यहाँ से उच्च गुणवत्ता का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है, जिससे कोकिंग कोल बनाया जाता है। कोकिंग कोल बनाया जाता है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अब आइए नेक्स्ट कंडीशन पे, गिरिडीह कोयला क्षेत्र। ये भी दामोदर नदी घाटी में है और झारखंड में पड़ता है। मैं आपको स्पष्टतः इस वजह से बताता चला जा रहा हूँ कि कौन सी नदी घाटी में है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में। आप एक दो बार याद करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ से स्टीम कोक बनाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है, यहाँ के कोयले का। और स्टीम कोक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? धातु शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है स्टीम कोक का, और धातु गलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो मैंने ऊपर आपको बताया था
कोकिंग कोल का। आगे चलिए, बोकारो कोयला क्षेत्र, ये भी आपने सुना होगा, बोकारो कोयला क्षेत्र फेमस है और ये दामोदर नदी घाटी में ही पड़ता है, झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से राउरकेला इस्पात को आपूर्ति की जाती है। ये आप याद रखिएगा, मत रखिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इतना याद रखें कि बोकारो कहाँ पड़ता है, दामोदर नदी घाटी में पड़ता है और झारखंड में पड़ता है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है और झारखंड में पड़ता है। इसी प्रकार से झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद में पड़ता है और रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे चलिए, आगे पढ़ें तो सोन नदी घाटी क्षेत्र। तो सोन नदी घाटी का मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो यहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले क्षेत्र किसके अंडर आएंगे, वो आपका सोन नदी घाटी के अंडर आएंगे। सबसे पहला सिंगरौली कोयला क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश की सोन नदी के किनारे में पड़ता है। तो सिंगरौली अगर आपसे पूछता है तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसे ही सोहागपुर कोयला क्षेत्र, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तातापानी व रामकेला कोयला क्षेत्र, ये दोनों छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, सोन नदी क्षेत्र में। उसके बाद आइए महानदी कोयला क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है महानदी। इसमें कोरबा कोयला क्षेत्र है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसी प्रकार तालेचर बोलते हैं या तलचर बोलते हैं, इसी नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। और तालेचर के बारे में बात करें तो ये भारत का, अभी मैंने बताया था, तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और यहीं से तालेचर या तलचर विद्युत गृह को भेजी जाती है बिजली। अच्छा, दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है, दो चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र और दूसरा सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें किस वजह से कन्फ्यूजन होता है, इसमें इस वजह से कन्फ्यूजन होता है कि सिंगरौली को सिंगरैनी समझ लेता है, सिंगरैनी को सिंगरौली समझ लेता है आदमी, जबकि सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब मैं मैप के माध्यम से समझूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा। ये मैंने मैप तैयार किया है और इसके माध्यम से हम समझेंगे कौन सा कोयला क्षेत्र किधर पड़ता है। हम सबसे पहले उत्तर से शुरुआत करेंगे। उत्तर में जम्मू में करेवा पड़ता है। अगर आपसे करेवा पूछता है तो आप बताएंगे कि भाई जम्मू कश्मीर में ये करेवा क्षेत्र है। उसके बाद में, जम्मू के बाद में उतर के आऊँगा मैं बिहार की तरफ। तो बिहार में गिरिडीह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरिडीह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के बाद में फिर इधर चलूँगा मैं तो पश्चिम बंगाल आएगा। तो पश्चिम बंगाल में आप याद रखिएगा, डाल्टनगंज है, झरिया है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, कर्णपुरा है और रामगढ़ है। उसके बाद अगली तरफ चलेंगे तो मैं आ जाऊँगा मेघालय में। मेघालय ये चमक रहा है जो आपको ये दिख रहा है वो मेघालय है। और मेघालय के मैंने यहाँ लिख रखे हैं, उमरलोंग है, डारंगीगिरी है, चेरापूंजी है और मावलोंग है। मावलोंग पूछा जाता है काफ़ी मात्रा में। उसके बाद ऊपर आ जाऊँगा मैं असम। अगर मैं इधर से असम में आ जाऊँगा तो असम ब्लू कलर में है। नीचे आइए, असम के मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मकुम है, नजीरा है, जांजी है और जयपुर है। जयपुर को याद रखिएगा, जयपुर पूछा जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो कोयला क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जानबूझ करके ज़्यादा कोयला क्षेत्र लिखे हैं क्योंकि आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड है कि जो आपको नहीं पता वही वो पूछने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में केवल नाकमचिक या नामकुफुक ये पाया जाता है, जबकि माकुम जो पाया जाता है वो असम का है। माकुम जो मैंने ऊपर यहाँ लिख रखा है वो माकुम जो क्षेत्र है वो असम का क्षेत्र है, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं असम के बाद नीचे उतर आए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रानीगंज। और रानीगंज जो है, पश्चिम बंगाल का जो हमारा रानीगंज है वो सबसे पुराना है, जिसके बारे में मैं ऊपर भी बात कर चुका हूँ। फिर और नीचे उतरिए उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में हाँ ठीक है, उड़ीसा से नीचे आइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मैंने लिख रखे हैं हिमगिरी, तलचर, रामपुर। उड़ीसा के हैं, सॉरी, ये उड़ीसा के हिमगिरी, तलचर और रामपुर, जबकि आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी और कंटापल्ली हैं। उसके बाद तमिलनाडु का एक नेवेली है। उसके बाद केरल की तरफ चले आइए, परकला। केरल को आप एक याद रखना है, परकला। इधर चलिए आइए छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ का कोरबा है, सोहागपुर है, सोनहट है, सेंदुरगढ़ है, मांदरायगढ़ है, विश्रामपुर है और झिलमिल है। ये आपको याद होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैप का, आपको इसी मैप के माध्यम से याद हो जाएंगे, ज़्यादा करना उचित नहीं है। आगे आइए, राजस्थान की तरफ आइए। तो राजस्थान में आपको पलाना देखने को मिल जाएगा। पलाना और करेवा अकेले हैं, ये तो आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए। फिर मध्य प्रदेश का मैं बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में सिंगरौली है
पंचघाटी है, सोहागपुर है, उमरिया है और सतपुरा कोयला फील्ड है। ये मध्य प्रदेश के हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक चार्ट ऐसा है जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाना बंद हो जाएंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। अभी मैं पीसीएस का क्वेश्चन जो 2025 में लेटेस्ट पूछा गया मैं दिखाऊंगा और इसी मैप से बताऊंगा कि इसी मैप से वो क्वेश्चन फंसा है। आगे चलिए, कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए फैक्ट हैं। कोयले का लगभग 98% भाग कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा कोयला पाया जाता है? विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ, जबकि 2% भाग टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और टर्सरी क्रम की चट्टानों में 2 थे। एंथ्रासाइट मैंने यहाँ लिख रखा है जो कारगिल के उधर क्षेत्र में पाया जाता है, और दूसरा है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और जो कि साउथ में अगर हम चलेंगे तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 79% जो है तमिलनाडु उत्पादन करता है लिग्नाइट का। आगे चलिए, वैश्विक परिदृश्य में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई जो भारतीय राज्यों के परिदृश्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड करता है, जबकि सबसे कम भंडारण जो है झारखंड के पास है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा। इसी प्रकार से वैश्विक परिदृश्य में भी मैंने यहाँ नोट किया है कि उत्पादन की दृष्टि से मैं देखूँ तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और चाइना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। चाइना लगभग हर चीज़ में अब सबसे ज़्यादा आगे है। चाइना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर उत्पादन करता है। जबकि भंडारण की दृष्टि से देखूं तो सबसे ज़्यादा 27%, लगभग कितना है 27% उत्पादन जो भंडारण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। सेकंड नंबर पर रसिया है। रसिया जो है आकार के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे बड़ा है, इस वजह से इसके पास सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद चाइना है, और चाइना के बाद चौथे नंबर पर भारत है। हमें अपने भारत से मतलब है, तो भारत उत्पादन की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है और जो भंडारण की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो एक मैप बनाया है, कभी क्वेश्चन जो पूछता है वो इम्पोर्टेंट पूछता है। ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पड़ता है, सोन नदी घाटी में पड़ता है, दामोदर नदी घाटी में पड़ता है, महानदी घाटी में पड़ता है, या गोदावरी नदी घाटी में पड़ता है। आप इस मैप को देखेंगे तो आपको सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी, है ना। इसके बाद चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये आप सब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद असम और मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश के, असम के और मेघालय के जो क्षेत्र होंगे वो हमेशा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पड़ेंगे। जो भी क्षेत्र आप इनके याद करेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ही पड़ेंगे। उसके बाद आइए दामोदर नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी के बारे में मैंने यहाँ लिखा भी है कि कहाँ पड़ती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड से होकर आई और पश्चिम बंगाल की तरफ चली गई। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के जितने भी क्षेत्र पड़ेंगे वो आपको किधर पड़ेंगे, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पड़ेंगे। इसी प्रकार से महानदी घाटी, तो महानदी घाटी किधर है, ये कहाँ से कहाँ, छत्तीसगढ़ से गई और उड़ीसा आई। तो महानदी घाटी में वे क्षेत्र पड़ेंगे जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के हम याद करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सारे याद कर लिए, मेरे दिमाग में ये है कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ये है, महानदी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पड़ती है, वहाँ से हम इसे कॉन्टैक्ट बना लेंगे। इसी प्रकार से गोदावरी नदी घाटी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी घाटी के बारे में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं अगर बात करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से जा रही है, और ये जो क्षेत्र पड़ेंगे वो इसमें पड़ेंगे। उसके बाद सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ है। तो मध्य प्रदेश और झारखंड में जो भी क्षेत्र पड़ेंगे वो सोन नदी घाटी में पड़ेंगे। इसी प्रकार से एक वर्धा नदी घाटी है। तो वर्धा नदी घाटी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में जो भी क्षेत्र पड़ेंगे वो वर्धा नदी घाटी में पड़ेंगे। तो इस छोटे से मैप से अगर आप एक बार समझ लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। अब आप समझिए, पीसीएस 2025 का क्वेश्चन है, ये अभी पूछा गया है, पीसीएस 2025। कुछ चीज़ें अभी नया अनुभव है मेरा, मैं ज़्यादा जो है कई बार चीज़ें क्लियर करने में अटक रहा हूँगा, तो उससे थोड़ा एडजस्ट करिएगा, है ना। बाकी कंटेंट मैंने ऐसा प्रोवाइड कराया है कि आप अगर इसे करेंगे तो आप पीसीएस 2025 के क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कहाँ पढ़े। देखिए, मावलोंग के विषय में मैंने बताया था, ये कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन कौन से सही सुमेलित हैं। रानीगंज के बारे में हम बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में, स्पष्ट है। तालीचर के बारे में हम बता चुके हैं उड़ीसा में, स्पष्ट है। जबकि मावेलंग के बारे में हमने नहीं बताया कि ये वहाँ है। ये मावेलंग जो है मेघालय में है। अभी मैं इसे दिखा दूंगा आपको उसी ऊपर मैप पे जाके। मावेलंग हमने मेघालय पढ़ा था, जबकि रामगढ़ झारखंड में है, हम ये पढ़ के आए हैं। अभी एक बार आ जाइए, रानीगंज, रामगढ़, तालीचर और मावलिंग। सबसे पहले मैंने मावलोंग गलत बताया, तो मैं मावलोंग को ही आपको दिखाऊंगा। आप इधर आइए मैप पे, जहाँ मैं
मैंने लिखवाया था, ये रहा मावेलोंग। ये कहाँ पर है? मेघालय में, मैंने स्पष्ट कर रखा है, जबकि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में दे रखा है। तो मावेलंग यहाँ हो गया। अब आइए, इन्होंने दे रखा था रानीगंज, जो कि यहाँ मिल गया। रानीगंज के बाद इन्होंने दे रखा था रामगढ़, जो कि झारखंड में मिल गया। ये वाला रामगढ़ है, तो झारखंड वाला भी क्लियर हो गया हमारा, रानीगंज भी क्लियर हो गया हमारा, और ये हमारा जो गलत था वो भी हो गया। और तीसरा जो इन्होंने दे रखा था तालेचर, तालेचर जो है उड़ीसा में है। तो उड़ीसा वाले अगर हम करेंगे यहाँ से तो इसे तलचर भी बोलते हैं, तालेचर भी बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। यानी अगर हम इस मैप को पढ़ के गए होते और आसानी से याद करके गए होते तो पीसीएस का ये क्वेश्चन हमारा निकल जाता। इसी प्रकार से मैं एक एक क्वेश्चन लूँगा और उसके संबंधित पूरा क्लियर करा दूंगा, ताकि आगे अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं तो वो बन जाए, आपसे अटके नहीं। इसी के साथ धन्यवाद।